देखो जीएस पेपर 1 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सभी लोग आ गए हो? फाइन। देखो पहली बार पेपर का स्ट्रक्चर बताया था हूँ कि पेपर आया कैसे, राइट ना। इस बार का जो पेपर आया है, लास्ट ईयर ये होता था कि कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता था, राइट ना, कोई ना कोई एरिया छूटता था। कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन नहीं आते थे, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे। बट इस बार दोनों एरिया को भी टच किया उन्होंने, यूपीएससी ने। पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी क्वेश्चन दिया हुआ एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिया हुआ, राइट। बट इस बार वेटेज जनरली लास्ट ईयर क्या होता था कि ज्यादा वेटेज होता था इंडियन सोसाइटी का, 80-90 मार्क्स होता था, और मॉडर्न हिस्ट्री का। इस बार उन्होंने 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है आपका इसका, क्या कहते हैं, जी इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट 100+ मार्क्स का क्वेश्चन आया, राइट। तो ये चीजें हैं। और क्वेश्चन एक भी जो है, और इस सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को देखने के बाद ये लगता है कि यूपीएससी ने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टच किया है। कुछ क्वेश्चन करंट से लाए हैं और बाकी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे रहा है, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम ये भी दिखाते जाएंगे जी। क्या मैंने कहा? हेलो, कौन कह रहे? आप लोग अपना पीछे से म्यूट कर लो, हेलो, पीछे से अपना साउंड म्यूट कर लो सभी लोग, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखो स्टार्ट करते हैं, राइट। हम इस वीडियो में ये भी दिखाते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन हमने करवाए, ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन इसमें मैंने करवाए हैं, सारे मैंने फाइल खोल रखा है, मैंने पीडीएफ फाइल, फाइन। और जो हमारे स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है इसमें ये बताते रहेंगे कि सर ये वाला हमने कब क्वेश्चन कराया था, क्योंकि मुझे जनरली याद नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। तो सबसे पहले ये देखो ना, क्वेश्चन आया भक्ति मूवमेंट से नहीं आया, भक्ति लिटरेचर से, राइट। उसमें स्पेसिफिक एक लिटरेचर का है। अब अगर लिटरेचर की बात करें, 2013 का अगर एक पेपर देखोगे, आपको आप लोग को याद होगा, तो संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आया, राइट ना। फिर संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आया था, राइट ना। तो लिटरेचर की बात करें, 10 एनालिसिस देखें लिटरेचर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में अगर हम लोग देखते हैं तो लिटरेचर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। 13 में संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया था। 16 में आपका, जब 16 में देखोगे तो यू विल फाइंड कृष्ण देवराया, विजयनगरम इंपायर से कृष्ण देवराया के स्पेसिफिक पर्सनालिटी से इसको कनेक्ट करके एक क्वेश्चन आया था कि ही वाज ए स्कॉलर एज वेल एज द लिटरेरी स्कॉलर, ठीक है ना। तो उनके लिटरेचर का उसमें डिस्कस करना था आपको। अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखो, 2018 का क्वेश्चन देखोगे, यू विल फाइंड देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्किंग कि जो ट्रेवलर्स थे, ठीक है ना, अरब ट्रेवलर एंड जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उनसे हमको क्या डिफर करते हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली वो दैट वाज आस्किंग अबाउट कि उनके लिटरेरी वर्क, जो उन्होंने जो लिखा था, जो किताबें लिखी थी इंडिया के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द टाइम, आपको एक्चुअली उनके लिटरेरी वर्क जो था, उन्होंने जो लिखा हुआ था, उनको आपको डिस्कस करना था। एंड उसको दिखाना था कि ये बुक्स ये सिग्निफाई करती है, ये बुक आप विजयनगरम को डिस्कस करता है, ये आपका मुगल एंड सल्तनत के सोशियो इकोनॉमिक चीजों को डिस्कस करता है, और आपके उससे पहले के, ये जो कोई राइटिंग कर रहा है प्लीज उसको स्टॉप कर दीजिए। और जो क्या कहते हैं, जो वेन सांग और फायान आए, उनकी लिटरेचर आपको गुप्ता एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में दिखाते, राइट। तो ये जो भक्ति लिटरेचर आया, देखो लिटरेचर एज ए माइक्रो टॉपिक ऑफ इंडियन इन योर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर 1-2 साल गैप करके आपको क्वेश्चन आता रहता है। देखो 5 साल ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर एक बार 1920 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, पर्शियन लिटरेचर बोलते हुए क्वेश्चन आया, समझा। और इस साल देखो भक्ति लिटरेचर का क्वेश्चन है। तो लिटरेचर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हल्का से जिस्ट देकर डिस्कस करता हूँ। देखो अगर लिटरेचर की बात करें और भक्ति की बात करें, तो अगर थोड़ा सा ब्रॉडर आइडिया दूं आप लोग को, देखो भक्ति में कई सेगमेंट था, शगुन एंड निर्गुण। तो शगुन में तो आप, शगुन के भी दो सेगमेंट हो जाएंगे आपके, शैविज्म एंड वैष्णविज्म। और इसमें जितने हमारे स्कॉलर थे उस टाइम के, सबके कुछ ना कुछ लिटरेरी वर्क है, एक एक एग्जांपल देना था आपको और उसको डिस्कस करना था, उसको कंट्रीब्यूशन करना था, ठीक है ना। निर्गुण शाखा में चले जाते हैं आप, कबीरदास है, उनके कुछ 1-2 लिटरेरी वर्क, उनके जो बीजक वगैरह हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन कल्चर को, उसको डिस्कस करना था। 2-3 एग्जाम्पल देने थे, 10-5 नहीं देने थे। सबसे बड़ा लिटरेचर आपका है रामचरितमानस तुलसीदास का, उसको डिस्कस कर सकते थे आप लोग, ठीक है ना। मीराबाई का है, उनका है कृष्ण जी का, उनकी पोएम एंड कविताएं हैं, वो यू कैन डिस्कस। तो ये बस डिस्कस करना था वो लिटरेचर के माध्यम से, व्हाट दे वांटेड टू कन्वे टू द सोसाइटी, है ना। इंटरकल्चर क्या कंट्रीब्यूशन था, वो वही आपका रिलीजियस का हार्मोनी, ठीक है ना, जो कास्ट सिस्टम के विरोध में वीमेन इक्वलिटी एंड ऑल डिफरेंट, राइट। तो आपको ये डिस्कस करना था, नथिंग एल्स, ठीक है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखो ना, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मिनिमम में किया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन 1 देखो ना, मिनिमम ये देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 आप लोग रीड कर रहे हो ना, दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। मॉक 1 20 साल का जो मॉक 1 है, जस्ट अपोजिट मैंने, है ना। व्हाट आर द कॉमन अमंग द सूफीज्म एंड भक्तिज्म, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ सूफीज्म ऑन द कंटेम्परेरी इंडिया।
ऑलमोस्ट, लेकिन ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। एक और मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 20, इसका जस्ट जो पहली बार कराया था, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हाईलाइट द वेरियस रीजन दैट लेड टू द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया अलोंग विद इट्स इंपैक्ट। क्योंकि इससे पिछले वाले मॉक मैंने ये कराया था, तो ये जो अभी जो पहला मॉक कराया था, क्या कहते हैं, पहला मॉक 1 में ये क्वेश्चन करवाया था, दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिए, सूफिज्म का इंपैक्ट एंड भक्ति सिस्टम का इंपैक्ट ऑन इंडिया, दोनों मैंने कराया था। एक मॉक 1 में और एक जो मॉक रिवीजन जो मॉक नंबर 8 था, जो 26-27 दिसंबर को मैंने करवाया था, फुल लेंथ मॉक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 डाला था, राइट। तो दोनों क्वेश्चन करवा दिया था। अगर कोई स्टूडेंट ढंग से लिखा होगा, अगर मॉडल आंसर ही पढ़ा रहा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आएगा, ठीक है ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2, trace the rise and growth of socio-religious reform movement with special reference to Young Bengal and Brahmo Samaj। My dear student, ये क्वेश्चन जानते हो? क्या हुआ है सर? हाँ, 18 जो को देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बट जो 2014-16 में आया था, 2016 में क्वेश्चन आया था, उसका ये सब पार्ट है, ठीक है ना, उसका ऐसा पार्ट है। इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 एंगल से क्वेश्चन करवाया था इन लास्ट 15-18 डिफरेंट बैचेस में। देखो ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, फिर इसको वैरायटी डिस्कस करता हूँ, कितने एंगल से क्वेश्चन इस पे और आगे फर्दर आ सकता है। ट्रेस द राइज, आपको डिफरेंटली व्हाट वर द इश्यूज, बेसिकली इशू था सोसाइटी सोशल प्रॉब्लम था, वीमेन को लेकर था, और रिलीजियस आपका उनका हेजोमनी था। दोनों से जितने भी इशू था, मोबिलाइजेशन का, आपका जो है क्या कहते हैं, जो प्रिस्ट्री होल्ड एंड वीमेन का जो है सती सिस्टम एंड, है ना, इन्फेंटिसाइड, ये सारी बातें। तो ये चीज आपको यहाँ से राइज होता है, ब्रह्मो समाज उठता है, फिर बाद में आपका 1829, 30, 31 तक आपके यंग बंगाल मूवमेंट उठता है रियो दे जेनेरियो के फेवर में, और फिर ये लोग मूवमेंट चलाते हैं। तो ये यूथ में, स्कूल गोइंग स्टूडेंट में आपका रियो दे जेनेरियो कराता है, और फिर आपका इनका ये ब्रह्मो समाज का स्टार्ट करता है 1814 से, मैगजीन निकालना, फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना करना ग्रेजुअली, फिर फाइनली दे ही वर्क फॉर द सती मूवमेंट को दूर करने के लिए। फिर 1829 में आपका ये क्या कहते हैं, उस पर बिल पास हुआ, राइट, सती एक्ट। तो ये था, लेकिन सेम इसको 19th सेंचुरी जो फर्स्ट डिकेड था, फर्स्ट हाफ था 1800 से लेकर 1850 तक का, इस क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कॉजेस थे रिलीजियस मूवमेंट्स के राइज होने, क्या कॉजेस थे, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस आल्सो, रिफॉर्म में चैलेंजेस क्या थे। एक क्वेश्चन वो भी मैंने बना था, अब में भी अगले साल आ सकता है, क्योंकि इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका, फिर आएगा। तो उसमें यह था कि रिफॉर्म में हमारे अंदर ही ना 2 तरह के इशू, कॉन्फ्लिक्ट भी थे। एक तरफ जो ये यंग बेंगाल मूवमेंट, चाहे ब्रह्मो समाज, चाहे आपके आईसी विद्यासागर, इनका ना रिफॉर्मिस्ट थे, दे वर लुकिंग अहेड, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे थे। और हमारे इंडिया में एक और था सेगमेंट राइज किया था, रिवाइवलिस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, जैसे दयानंद सरस्वती, या मुस्लिम समाज में वो थे अपना क्या कहते हैं, नहीं ये वहाबी मूवमेंट, राइट ना। और एक तरफ आपका मोहम्मदिया मूवमेंट 1850 से स्टार्ट होता है, 1856-58 से, ठीक है ना। तो दोनों में था। तो ये भी लैक्स लोकी एक्ट पास हुआ था, थर्ड इंटरफेरेंस था लैक्स लोकी एक्ट 1850 में पास हुआ था। वो था कि जो लोग कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनेंगे, उनको पूरी गवर्नमेंट की लीगल उनको सपोर्ट मिलेगा। दिस वाज द इशू। तो अगली बार जब क्वेश्चन आए, तो इस तरह से आप लोग उसको कर सकते हो, राइट ना। ठीक है, आगे चले। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसी इस वाले पेपर में, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये इस वाले मॉक में करवाया था, जो अभी इस साल वाले में। डिस्कस द फैक्टर दैट गिव राइज टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ड्यूरिंग 19th to 20th सेंचुरी इन इंडिया। मैंने पूरा होलिस्टिक कर दिया था, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी दोनों कर दिया था। व्हाट इज वाज इट इंटेंडेड टू मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, जस्टिफाई योर वी विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन। थोड़ा इसको हॉरिजन मैंने बड़ा कर दिया था, ठीक है ना। ये है कॉन्फ्लिक्ट, वही कि वेस्टर्नाइजेशन करना चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे, दोनों में, राइट ना। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब वही लोग जो राजा राम मोहन राय, या ये वेस्ट बंगाल मूवमेंट, ऑल दिस थिंग, राइट ना। और रिवाइवलिस्ट में वो थे, ठीक है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसका हॉरिजन बड़ा था, इसको मैंने बड़ा कर दिया था, ताकि होलिस्टिक रहेगा तो स्टूडेंट हमारे लिख पाएंगे उसको ज्यादा अच्छे से, और कोई वैरायटी का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एसेस द, हाँ कोई कुछ कह रहा है? एक डाउट, हाँ सर। सर इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए मेरे पास पॉइंट कम रहता है, तो क्या हम विद एम्फेसिस ऑन यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज जिस इश्यूज को लेके चल रही थी, इसका काउंटर को अगर हाईलाइट करते हैं, जो कि जैसे हिंदू समाज के लिए जो देवबंद मूवमेंट एक चला था, स्कूल था, हाँ राइट। तो देवबंद बाद में आया वहाबी, हाँ वहाबी 1830-32 से स्टार्ट हो गया था। हाँ सर, तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे को उतना नहीं पता है
एग्जैक्टली कि इन डेप्थ स्पेसिफिक हाँ। यंग बंगाल स्पेसिफिक क्या कितना हम्म, परफॉर्म किया था, ब्रह्मो समाज कितना परफॉर्म किया था। तो उस केस में जो ओवरव्यू जैसे आप बताए हो, उसके अलावा हम क्या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन किया है उसको हाईलाइट कर सकते हैं क्या? मैं उससे बता रहा हूँ, कुछ इसका फायदा बहुत होगा? सिंपल, देखो पहली बात 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं बता, इंट्रोडक्शन पहले देखो ना कि सोशियो रिलीजियस इस कंडीशन क्या था उस समय ओवरऑल, या एक रिफॉर्म का एक ना समरी देते हुए 25-30 वर्ड में आप एक इंट्रोडक्शन दोगे कि उस समय का सिनारियो कैसा था एंड व्हाट वर द कॉजेज। एक रिलीजियस जो प्रिस्टली होल्ड था उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम था, और वीमेन जो हमारा सोसाइटी था, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी था, बहुत स्ट्रिंगली बहुत पैट्रियार्कल था, उसमें वीमेन को क्या प्रॉब्लम था। मेजर यही दो प्रॉब्लम थे, ठीक है ना। रिलीजियस कंफ्लिक्ट नहीं था उस टाइम पे उतना, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम तो कंफ्लिक्ट नहीं था। मैं एक हाँ तरफ सर, में सर एक मिनट, एक सर प्रॉब्लम तो वही दो तीन ही इश्यूज है। अगर राइट, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर बोले तो सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, हाँ और बीच में आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विडो मैरिज था। हाँ, हाँ, तो यही 3 पॉइंट है और हमको लिखना है 150 वर्ड। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ आप इंट्रोडक्शन 25-30 वर्ड में दे दोगे, आप उतना ले लेगा। फिर आपके ना ये कॉज टाइप ऑफ क्या इश्यूज थे, सोशियो रिलीजियस क्या प्रॉब्लम थे, वो लिख दोगे। आपके 20-25 वर्ड में चला जाएगा, एग्जाम्पल लिखोगे पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद ये अच्छा यंग बंगाल मूवमेंट ने क्या स्टेप लिया, 20-25 ठीक है। 2-3 स्टेटमेंट, ठीक है। इसका लोकेशन एंड व्हाट वाज द पर्पस, मॉडर्निस्टिक्स थे, रिवाइवलिस्ट थे, क्या नेचर था इनका, और एक दो एग्जांपल, टाइमिंग लिख दोगे, राइट। फिर ब्रह्मो समाज का, एक्ट भी आया वेट था वेट थोड़ा मैं पहले स्ट्रक्चर डिस्कस विद इन वन। फिर ब्रह्मो समाज का, ब्रह्मो समाज में आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, उन्होंने क्या स्टेप लिया, क्या कौन कौन से मैगजीन निकाले, फिर फाइनली गवर्नमेंट से उन्होंने कैसे मोबिलाइज किया, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया उनके इश्यूज पर, राइट ना। एनदर 30-40 वर्ड एग्जांपल के साथ। फिर फाइनली क्या करोगे आप, इतने में आपको 1.5 पेज पे आ जाओगे। कंक्लूजन कैसा करोगे, कंक्लूजन एक ना होलिस्टिक कंक्लूजन करोगे, या कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा एनालिसिस करोगे। हाउएवर देयर वर सर्टेन इश्यूज आल्सो, काउंटर वाला, कि रिवाइवलिस्ट की भी बातें हो रही थी, 2-3 बस, तो 2-3 स्टेटमेंट में डिस्कस करके फिर समरी कर दोगे, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, assess the main administrative issues and socio-cultural problem in integration process of Indian princely society। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्वेश्चन है, इसको मैं जानते हूँ, ये मैंने क्वेश्चन करवाया अभी। क्वेश्चन कराने की वजह पता है, एक एक प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट आया था जब डिवीजन के टाइम में, जब इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा था, तो उसको भी 1971 में उसको अबोलिश किया गया था। तो अभी 50 साल हुआ था आपका, है ना, 50 ईयर्स हुआ था अभी। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस ये लग रहा था, इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया का इंटरफेरेंस उसमें, ठीक है ना, क्योंकि बांग्लादेश भी 26 जनवरी फरवरी मार्च 1971 में उसको फ्रीडम मिला था। तो ये दो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, क्या इंपॉर्टेंट है। तो मॉक 1 में मैंने ये क्वेश्चन कराया, मॉक जो रिवीजन मॉक आया मॉक 8 में मैंने बांग्लादेश वाला क्वेश्चन कराया। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देख लो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा कि थोड़ा ये करने से यहाँ पे भी वो चीजें होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड अभी दिखाता हूँ, इसमें है, इस वाले पेपर में है, ये देखिए क्वेश्चन, ये पढ़िए क्वेश्चन, नहीं सॉरी ये नहीं, ऊपर है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्कस द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवी पर्स एंड इट्स एबोलिशन, ठीक है ना। तो प्रिवी पर्स का कॉन्सेप्ट आप लोग को डिस्कस करता हूँ, फिर ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रिंसली स्टेट को प्रॉब्लम क्या था, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या था, और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम क्या था। तो जब ये जूनागढ़ हुआ, हैदराबाद हुआ, या आपका जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट थे, कश्मीर था, जब इन लोगों ने बोला कि नहीं हम सिंगल बनाना चाहते हैं, तो पहला इनको कॉज यही था कि इनके पास जब ये लोग अगर मर्ज हो जाएंगे तो इनका अपना समथिंग कुछ नहीं रहेगा। पहले इनके पास अपनी मिलिट्री भी होती थी, इनका अपना सारा प्रिविलेज रहता था, टेरिटोरियल प्रिविलेज, और अपना जो उस पर्टिकुलर टेरिटरी को रन करने का कंप्लीट प्रिविलेज हुआ करता है। प्लस इनका अपना अपना एक कल्चर भी होता है, चाहे जैसे कश्मीर हो गया, चाहे जूनागढ़ हो गया, चाहे आपका हैदराबाद का। तो ये दोनों इशूज थे, इसलिए प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, इनको वो प्रिविलेज दिया जाएगा और इनको फंड भेजा जाता था। आप लोग प्रीवी पर्स का पढ़िएगा गूगल करके, कि उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से फंड जाता था। बाद में 1960s में इसके खिलाफ आवाज उठी कि नहीं, इंडिया इज अ होल है, सब बराबर हो चुके हैं, जो फ्यूडल सिस्टम का जो तरीका था वो फिनिश हो गया है नाउ वी। तो इसकी मोबिलाइजेशन 1967 के आसपास मोबिलाइजेशन हुआ, 1971 में इसको फाइनली इसको एंड अप कर दिया। तो यही मुद्दा आपको लिखना था, 2-3 एग्जांपल लिखने थे, और ये लिखना था कि सबके अपने इशू थे, सबका अपना लोकल कल्चर था। दैट इज व्हाई दिस किंगडम, जो लोकल किंगडम थे, जो राजा थे, दे उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहते थे, बट उसको सोल्यूशन के लिए लाया गया, फाइनली दैट हैज बीन डन। ये आपको आंसर लिखा, सिंपल सा था, ठीक है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें जो केशवानंद भारती केस है,
वो भी इवॉल्व हुआ था लैंड रिलेटेड से ही। केशवानंद भारती उसका देखो ना, मैं बताऊं 1973 का मुद्दा है, ये 1971 में खत्म हो गया। नहीं सर, पर ये स्टार्ट हुआ था गोलकनाथ केस से ना, तो क्या हाँ, उसका इवन के 90 वो देखो थोड़ा अलग डिस्कशन में जाता है, वो गोलकनाथ से भी नहीं स्टार्ट हुआ था, वो 1951 में आपका शंकरी प्रसाद कैसे स्टार्ट हुआ था, उसको पॉलिटी वाले बाद में डिस्कस करें, टाइम बर्बाद होगा। 40 मिनट के सब बुलाया था, ठीक है आगे चले। डन ना, अभी मेरे को व्हाट्सएप उस पर डिस्कस करना 1 to 1 और बाद में फोन करके। डन, आगे चले, फाइन। सर चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न रीजन। देखो एक क्वेश्चन काफी बार करा चुका, बहुत कॉमन डेली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 12 इसको 2 को भी कराया है। वो कई बार करवाया है, कई बार कराया है, इस मॉक में करवाया था, पहले भी करा। इसको शॉर्ट में डिस्कस करें। इसको क्वेश्चन आने का रीजन ये था ना कि रिसेंट में सितंबर अक्टूबर में इधर में ना दोनों रीजन में आपका लैंडस्लाइड बहुत हुए थे। आपका इवन के फरवरी वाला तो बहुत मेजर हुआ था, तो लैंडस्लाइड ना था वो आपका आइस बर्स्ट था वो, ठीक है ना, ग्लेशियल बर्स्ट था, बट फ्लड लैंडस्लाइड भी हुआ था। और वेस्टर्न रीजन में दोनों के कॉमन रीजन, अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय पहली बार टेक्नोटिक ज्योग्राफिकली देखो, टेक्नोटोकली देखो, या ऐसे देख लो, बेसिक लिखने का तरीका यह है कि इनको एंथ्रोपोजेनिक रीजन क्या और नेचुरल रीजन क्या, ठीक है ना। तो नेचुरल रीजन में जाओगे ना तो टेक्नोटिक एक्टिविटी, हमेशा आपकी एक्टिविटी वहां पे नीचे जमीन के अंदर चलती जा रही है, ठीक है ना, टेक्नोटिकली एक्टिविटी है वहाँ हिमालयन रीजन। एक तो वो रीजन है लैंडस्लाइड का, भूकंप आता है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं, राइट ना। दूसरा का लैंडस्लाइड काफी उसका स्टीप है, हिमालय का कभी काफी तेजी से ऊपर जा रहा है तो स्टीप है, तो एक वजह, थोड़ी बारिश होती है ना तो भी वो लैंडस्लाइड का कॉज बन जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जब गर्मी बढ़ रही है ना तो ग्लेशियर जो है ना पानी काफी तेजी से नदियों में, और स्टीप होने के ऊपर जो हमारे जो हिमालयन रीजन है उसमें स्टीप है, स्टीपनेस है, जो फ्लो तेज है, तो जो फ्लो काफी तेज होता है और चारों तरफ रीजन नदी नदी चारों तरफ, उसका फ्लो जब होता है खासकर जब गर्मियों में जब ज्यादा बढ़ने लगता है, तो निचले रीजन में जो उत्तराखंड हुआ और थोड़ा और जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर उसके जो जो अर्थक्वेक टाइप का जो कंपन होता है ना, दैट लीड्स टू द लैंडस्लाइड। और बारिश के दिनों में आपको बारिश की वजह से, ये तो नेचुरल कॉज हो गया। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या होगा कि जो जो अर्बनाइजेशन उधर हो रहा है, सेटिंग हो रहा है ना, पब्लिक सेटल डाउन हो रही है उस रीजन में, तो उसकी वजह से है, ठीक है ना। जैसे कोई ऊपर पहाड़ पे घर बना रहा है तो नीचे से पत्थर और मट्टी घर तो बनता है ना, तो लोड तो बढ़ ही रहा है ना, एक वो रीजन है। प्लस जो ये हमारी वेहिकुलर मूवमेंट है, जो व्हीकल मूव कर रहे हैं, तो जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं वो आइस पे जाकर ना आपके ग्लेशियर पे सेटल होते हैं, तो वो ब्लैक कार्बन हो गए। और जब गर्मी धूप होती है तो ब्लैक कार्बन क्या करता है, ज्यादा आपको ना गर्मी को अब्जॉर्ब करता है और फिर उसके सरफेस को आपका हीट करता है, तो पानी ज्यादा पिघलता है। फिर निचले रीजन में फिर आपका इस वाटर का फ्लो ज्यादा है, दैट अगेन लीड टू द योर फ्लडिंग, या आप कह लो जैसे वो अर्थक्वेक, उससे भी आपका लैंडस्लाइड होता है। वेस्टर्न में क्या है कि सेटल डाउन है, ये टेक्नोटेक्निकली भी एक्टिव नहीं है रीजन, बट इसका वेस्टर्न मार्जिन देखा जाए, अगर वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न मार्जिन देखा जाए तो काफी स्टीप है, क्योंकि सबमर्ज है अरबियन सागर का और हमारा इंडियन प्लेट का, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जब बारिश होती है, शॉर्ट बारिश होती है, और जो वेस्टर्न जब मानसून आता है और जब बारिश हैवी होती है और स्टीप ज्यादा होता है, तो जो 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 रिवर फ्लो है काफी तेज होती है, दैट इज वन ऑफ द कॉज। और फिर हैवी रीजन जब हैवी रेन होता है, वन ऑफ द रीजन। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज उधर भी है, सिमिलर रीजन, हालांकि वहां पर बर्फ नहीं है, बट जो सेटलमेंट है वो दैट अगेन डिस्टर्बिंग द एरियाज एंड दैट अगेन बिकमिंग कॉज फॉर द लैंडस्लाइड। हो गया, डन, आगे चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड। देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड केस है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैं बताऊं कब बनाया था, 1.5 साल पहले मैं बनाया था। नहीं ये सर, 1901 को भी कराया, 1921 माइनिंग इन इंडिया वाला ना, मैं बता, हाँ मैं बता उसको, वही क्वेश्चन मैं बता। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने एक ही दिन बनाए थे, आपका जो इकोनॉमिक टाइम से पढ़ के। वो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जो आया था उसको 2 महीने पहले ही मैंने बनाया था, दोनों एक ही दिन क्वेश्चन मैंने बनाया था, अक्टूबर नवंबर 2020 में। दोनों एक ही दिन आर्टिकल आया था, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका उस पे, जो इंडस्ट्री शिफ्ट क्यों हो रहा है, खासकर जो गुजरात में कुछ इशू था, और जो जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे थे कॉटन वाले, तो उसके आर्टिकल आया था क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। ये है क्योंकि आप पहले रॉ मटेरियल एरिया में होते थे, आप दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड द मेजर मार्केट, जो मेजर मार्केट है उसके सुबर्बन इलाका में, जैसे हमारे दिल्ली में क्या हो गया आपका सुबर्बन इलाका, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, है ना, ये सब रीजन में, फरीदाबाद हो गया, सिमिलरली अदर मेजर सिटीज में। तो वो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। अब देखो सेम आर्टिकल का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया, मैंने वहां से ये क्वेश्चन, उसमें आर्टिकल में ये था कि जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं, ईस्टर्न रीजन ब्रॉडली, वहां पर
डिस्पाइट हैविंग मिनरल डिपॉजिट है वहां पर, फिर भी वो रीजन एक्चुअली इंडिया कॉन्टेक्स्ट में था कि वो रीजन पर्टिकुलर डेवलप नहीं हुआ। आपका छत्तीसगढ़ हो गया, तो गोंडवाना लैंड की बात करें तो कंप्लीट ईस्टर्न पार्ट नहीं आएगा। गोंडवाना लैंड आपका छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड का पार्ट आता है, सम पार्ट ऑफ द आपका मध्य प्रदेश का आता है, उसका ईस्टर्न वाला पार्ट, एंड साउदर्न सम आपका यूपी का भी है, जिसको छोटा नागपुर कहते हैं, छोटा नागपुर कहते हैं, राइट ना। उड़ीसा का भी सम पार्ट आता है। तो ये काफी रिच मिनरल एरिया है, बट इस डिस्पाइट, तो इसमें ये आता है सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जो ट्राइबल्स है, वहां का जो ट्राइब है, जब भी माइनिंग एक्टिविटी कुछ होती है, कोई कंपनी जाती है उधर ना करने के लिए, तो सबसे पहला तो उनका लोकल पीपल का अपोज होता है। रीजन ये है कि जब जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट का, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक, हिस्ट्री ये बोलती है ना। पहले होता गया, एक दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया, तो वो अपोज करते हैं क्योंकि उनका लिवलीहुड उससे आती है। प्लस पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस, ठीक है ना। और एक जो ये सबसे बड़ा नक्सल इशू वहां पर है, जो नक्सलिज्म हो, उनके वजह से वहां जो छत्तीसगढ़ इलाका है, सब एरिया है वहां पर, एक वो दैट वाज द रीजन। प्लस गवर्नमेंट ने इस पे डिप्लॉयमेंट नहीं किया, इसको फायदा लेने के लिए प्रॉपरली, या जो कोई पॉलिसी बना था पॉलिसी पेपर पर आ गया। तो दीज आर द सम कॉजेज, जो मेजर कॉज है। तो आपको जो अगर वो क्वेश्चन किए हो ना, तो बेसिकली कॉज वही है, जब तक उस एरिया को आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपका जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। दिस इज द रीजन, आपको ये लिखना और था। सर जो गवर्नमेंट उसे ट्रीट भी एज इनकम और रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, और अंडर वैल्यू सेल हो रहा है। वही दैट इशू ना, वही यही 5 में कॉमन प्रॉब्लम है जो है, ठीक है ना। प्लस कुछ टेक्नोलॉजिकल जो जिस तरह से फास्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स होना चाहिए था, उस एरिया को हम बहुत ज्यादा पॉल्यूट न करते हुए, बहुत ज्यादा रिप्लेसमेंट न करते हुए, डिस्प्लेसमेंट न करते हुए उसको बेनिफिट ले लें, तो वो भी नहीं, उस पर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से वर्क नहीं हुआ। दैट इज द रीजन। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है ना, यही था उसका वजह। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल implications of reclamation of water bodies into urban land use? देखो urban land use बोला है, explain with examples। मैं देखो तो ये क्वेश्चन लास्ट 3 ईयर से, लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन, नेचर अलग था, उससे पहले भी 19 वाले पेपर आते कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर स्ट्रेस, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। अब देखो ये क्वेश्चन जाते हो ज्योग्राफी में, आपका एक माइक्रो टॉपिक का नाम है, मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, आप लोग सुनो। देखो कैसे स्टूडेंट ना ओवर लुकिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट। और ये आपका जियोग्राफी में एक माइक्रो टॉपिक का नाम है की नेचुरल रिसोर्सेस। क्या नाम है? की नेचुरल रिसोर्सेस। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा ना कि बताओ मुझे की नेचुरल रिसोर्स बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे? सिंपली तुरंत बताओगे, पेट्रोलियम बताओगे, हाइड्रोकार्बन बताओगे, जितनी वो सारी चीजें, राइट ना। अंडरस्टैंड? बहुत कोई मॉडर्नाइज स्टूडेंट होगा, बहुत ज्यादा अच्छा सोच रहा होगा, तो बताएगा रिन्यूएबल एनर्जी, राइट ना। ये बताओ, वाटर कोई नहीं बताएगा। लेकिन यूपीएससी बहुत चालाक खिलाड़ी है। यूपीएससी क्या करता है, वाटर पे लास्ट जब से पैटर्न चेंज हुआ है 13 से, वाटर पे इस क्वेश्चन को मिला के कुछ 13 क्वेश्चन आ गए। 13 में से 10 क्वेश्चन वाटर इश्यूज पे आए, वाटर स्कार्सिटी। और बेसिकली उस 10 में से 4 क्वेश्चन आए, बिलीव मुझे, अगर काउंट लास्ट 3-4 ईयर से, वाटर प्रॉब्लम इन द सिटीज। जानते हो जितनी हमारे सिटीज हैं, 2 तरह का प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। जब बारिश आता है ना, तो दे आर फेसिंग द फ्लडिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और जैसे ही बारिश का 1 ही 2 महीने में सीजन खत्म होता है, तो व्हाट हैपन, वहां पर वाटर स्कार्सिटी आती है। मेजर प्रॉब्लम यह है कि जो वहां के जो वाटर बॉडीज हैं, जो वेटलैंड्स थे, उनका इंक्रोचमेंट हो गया। सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल साउथ इंडिया का 2-3 स्टेट, बैंगलोर हो गया, चाहे चेन्नई हो गया। चेन्नई सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल, हर साल वहां फ्लड आ रहा है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले फ्लड आया था, हम लोग देखा ना, जब नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रिट्रीट होता है मानसून अक्टूबर में, है भी वहां पे होता है। लास्ट ईयर हैदराबाद में था, उसको क्वेश्चन भी आया था अर्बन फ्लडिंग का। मैं बता दो दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इस साल भी जो मॉक में करवाया है, अलग अलग सिंगल करवाया था, बट इस साल जो फाइनल मॉक में करवाया था, इसको मैंने एक साथ कंपाइल कर कराया था। आप लोग देखिए, मैं बहुत शानदार क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। होल्ड करिए, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहीं, ये इसको पढ़िए। दोनों इशू को मैंने मर्ज कर दिया था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15, साइमल्टेनियस। आप लोग विजिबल है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, आप लोग देखिए ना। साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ फ्लड मतलब फ्रेश वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट लाइक सिचुएशन इज बिकमिंग कॉमन फेनोमेना इन मेनी सिटीज इन इंडिया। मैंने सिटीज बोला था स्पेशली। इन वन साइकिल ऑफ इन, मैंने एक ही साल में दोनों चीज हो रही है। क्रिटिकली एग्जामाइन, तो आपको कॉजेज लिखना था, फिर उसका वे आउट लिखना था। तो कॉज, लेकिन क्वेश्चन क्या, तो ये तो ब्रॉडर क्वेश्चन था, सारे इश्यूज को एक ही बार में, ताकि मैंने क्वेश्चन है होलिस्टिक इसलिए बनाते हैं, स्टूडेंट सारे एरिया को टच कर जाए और एक बार सोच ले और मॉडल आंसर पढ़ ले, तो एग्जाम में क्वेश्चन को डील कर लेगा, राइट ना। ये इस साल वाले मॉक में है,
मॉक नंबर 2 का है। अब इस क्वेश्चन को देखो, लैंड यूज, अर्बन लैंड यूज, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, अनप्लान अर्बनाइजेशन, हमारे इंडिया का सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, अनप्लान अर्बनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर बॉडीज है वो इंक्रोच्ड हो गई। चेन्नई का एग्जांपल दोगे ना, चेन्नई के 3-4 वाटर बॉडी तो इतने न्यूज में आता है, जैसे एक है, एक बकिंगम कैनाल है वहां पर, वो ऑलमोस्ट 80% इंक्रोच्ड हो गया है। एक अदयार रिवर है, अदयार रिवर आपका वहां पर है, वो ऑलमोस्ट उसका वर्स्ट कंडीशन है, उसमें इतना पॉल्यूशन है और कि उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है उसकी। एक दो और, एक माउंट रिवर है, साउथ इंडियन नाम टाइप का है, 3-4 बॉडी है, और भी 5, उसका नाम अक्सर आता रहता है। जब भी फ्लड आएगा ना, तो इनका आपको नाम मिल जाएगा, द हिंदू में चाहे इंडियन एक्सप्रेस में, हम तो वर्ड मल्टीपल पढ़ता रहता हूँ, उससे मुझे अक्सर नाम मिल, ये मुझे बकिंगम ऐसा नाम है, बकिंगम एक पहले ऐसा, इसलिए मुझे आया। और अद्यार जो है आपका, उससे आपका फ्रीडम मूवमेंट से नाम है अद्यार में, वो आपका ना उसका जो मैडम ने, उन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया था, राइट, तो इसलिए मुझे याद रहता है। तो वाटर बॉडीज इंक्रोच्ड हो गई हैं, अनप्लान इंक्राइजेशन, प्लस जो सीवरेज सिस्टम है, अगर मैं फ्लड की बात करूं, अगर होलिस्टिक डिस्कस करूं, सीवरेज सिस्टम है जो पहले 30 साल 40 साल 50 साल पहले जब डेवलपमेंट होता है उसी टाइम के हिसाब से बना, उसको एक्सपैंड नहीं किया गया, उसको री न्यू नहीं किया गया, इसलिए वहां पर फ्लड आते हैं और वाटर बॉडीज का ये। और प्लस सारे कंक्रीटाइजेशन कर दिया गया पूरे एरिया, तो वाटर पर्कुलेट नहीं होता, नीचे पर्कुलेट नहीं होता, आपको वाटर बॉडी रिचार्ज नहीं होता, तो उसका वाटर स्कार्सिटी होता है, राइट ना। तो अभी एक कॉन्सेप्ट आया था आपका, स्पोंजिसिटी, चाइना में बन रहा है, इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था, लास्ट ईयर मैंने करवाया था क्वेश्चन, हो सकता है नवंबर दिसंबर में करवाया था, काफी लोग को पता होगा। स्पोंजिसिटी में कुछ मटेरियल ऐसा यूज हो रहा है कि कंप्लीट कंक्रीटाइजेशन नहीं हो रहा और वाटर पर्कुलेट करेगा बारिश का। हैदराबाद तो के केस में कराया था हाँ, सर। हैदराबाद में वो मैंने आर्टिकल करवाया था उसको, काफी आप सर लोग वो लिखते हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था हाँ एग्जैक्टली। रोहित बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन में मुझे याद, मैंने 5 नंबर दिया था आप ही ने वो कॉन्सेप्ट लिखा था, राइट, तो ये इशू था मेन, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ, राइट ना, और ये वाटर स्कार्सिटी मैंने 3-4-5 बार क्वेश्चन करवा दिया, राइट ना, ठीक है। किसी का डाउट है ना, अभी आगे चले, आई एम मूविंग अहेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वोल्केनिक eruption in 2021 and their impact on regional environment। देखो इस पे ना काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, नॉर्मल आंसर लिख के आ जाएंगे, सबको 3-3 नंबर मिलेगा। स्मार्ट आंसर कैसे लिखोगे, कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो विद इन इन्वायरमेंट के अंदर कैसे कई होगा, एक तो आपका पॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, वोल्केनिक इरप्शन से क्या निकलता है, एक तो डस्ट निकलता है, ठीक है ना, वो आसमान में जाएगा, काफी बादल जैसा बन जाएगा वो जाके, ठीक है। और जो तो उससे क्या होगा कि जब हमेशा कई दिनों तक जब सनलाइट नहीं आएगी ना, तो जो लोकल वेजिटेशन है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और जब धीरे धीरे जो नीचे सेटल डाउन होता है मोस्ट पार्ट ऑफ देम, तो उनका जो जो क्या कहते हैं, जो सनलाइट से फूड बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, सिंथेसिस, है ना, वो नहीं होता है, दैट अगेन प्रॉब्लम। तो एक वेजिटेशन को प्रॉब्लम होता है। प्लस ये डस्ट आपको जब हमारे बॉडी से टच करते हैं, जो हमारे एनिमल वाइल्ड लाइफ सिस्टम है, उनपे तमाम तरह की बीमारियां, कैंसर इशू, प्लस जो एयर पॉल्यूशन हो गया, तो हेल्थ इफेक्ट, ये सारे हेल्थ इफेक्ट इशू लिख डालोगे, राइट ना। तो प्लस जो एसिड रेन होगा, एसिड रेन, है ना, एसिड रेन, वो लिख सकते हो। अगर ये बोल देगा मल्टीपल इफेक्ट क्या होंगे, तो इकोनॉमिक इफेक्ट लिख सकते हो। अगर एसिड रेन होगा तो जितने खेती होती है सब बर्बाद हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बहुत मैसिव स्केल पे होगा, जब मैसिव स्पीड, और देखो ये ना इंडिया में नहीं इरोप्शन आता है, इरोप्शन का था छोटे छोटे आइलैंड पे। देखो आपका साउथ अमेरिका में आया था, जो पेरू के साथ जो 2-3 आइलैंड है छोटे साइज, उसके अगल बगल वहां पे आए थे, और छोटे छोटे आइलैंड है, वहां आता था पूरा आइलैंड ही डिस्टर्ब हो जाता है। फिर आपके 3 बिल्कुल नियर बाई आइलैंड है, नाम देखो, नाम बहुत टेढ़े टेढ़े नाम थे, मुझे नहीं आता, जो अलास्का में, आपके नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे आया था, फिलीपींस में आया था, और ये हवाईयन रीजन में आपका आया। तो ये एक ही सब सितंबर में हुआ था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, काफी फ्रिक्वेंटली इस पूरे इंडिया वर्ल्ड में ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, इसलिए क्वेश्चन खुद पूछा है कि इन 2021 और उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। तो आप ऑलरेडी ग्लोबल इमिशन हमारा चल रहा है, प्रॉब्लम है, हम ग्लासगो मीट हो रहा है, पेरिस समिट की बातें चल रही, सो मेनी इश्यूज वी आर डूइंग, और उसमें ये भी पहुंच गए। तो दीज आर द प्रॉब्लम। तो आपको यही हेल्थ इंपैक्ट आपको ना हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज कर करके लिखना था। तो डिफरेंट डायमेंशन में लिखोगे तो आपको ना क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होती है जब, और अब कुछ एग्जाम, और एक जितने वोल्केनिक काफी फ्रंट पेज पे लगातार आए, 1-2 एग्जाम्पल लिखना आपको वेरियस एग्जाम्पल नहीं लिखना कि हम देखना चाहते हैं कितना रट्टू महाराज हो, नहीं, आपको यू जस्ट नीड टू मेंशन 1 और 2। आपको मेन जब आपको नंबर मिलेगा कि रीजनल इन्वायरमेंट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रीजनल इन्वायरमेंट बोला है,
तो वो जो मैंने डिस्कस किया, वो अगर बोल दे कि मल्टीपल इन्वायरमेंट क्या होगा, इकोनॉमिक लिखोगे, पॉलिटिकल लिखो। पॉलिटिकल जानते क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा, सब छोटे छोटे वहां पे आइलैंड है, तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाएंगे, तो आपका पॉलिटिकल जो है ना, रिफ्यूजी वाला इशू जो ये सब होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आधी थोड़ी कि 15 दिन 20 दिन बाद वापस लोग वापस आएंगे। ये वोल्कानो आता है, जो वोल्कानो का लावा काफी कई किलोमीटर तक जाता है, वो परमानेंट आपका रिफ्यूजी क्राइसिस एंड रिप्लेसमेंट होता है पब्लिक ना, तो वो काफी सालों तक, 2 साल 2.5 साल तक के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें रिफ्यूजी क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इशूज दैट हैव बीन क्रिएटेड। अगर किसी का पीछे साउंड खुला तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का साउंड ओपन है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। आई थिंक मिर्जा का, हाँ ठीक है, डन। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आप इन्वायरमेंटल पूछा है तो ये बोलोगे, और जो है क्या कहते हैं, अगर बहुत मल्टीपल डायमेंशन पूछे तो इकोनॉमिकल, वहां की जितनी भी आपका है एग्रीकल्चर सिस्टम है, चाहे इकोनॉमिक, सब बंद हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आएगा, राइट ना। फिर रिफ्यूजी में आएगा तो सिर्फ रिफ्यूजी क्राइसिस नहीं होता है, जितनी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर पूरी दुनिया में शोर मचाना चालू करते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन, ये वो, तो तमाम तरह के इशूज, राइट। तो दैट लीड्स टू द इशू। फाइन ना, आगे चलें। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, करंट अफेयर क्वेश्चन था। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8। Why India is considered as a subcontinent? Elaborate करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना, सिंपल डिस्कस करना है क्यों। 5-6 रीजन है, 4-5 रीजन है। सबसे पहले देखो ना, इंडिया अगर मैं बोलूं कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, और एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप की बात करें, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट है अपना इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, और आपका पाकिस्तान हो गया, ये रीजन है। इस रीजन को अगर ज्योग्राफिकली देखें, ज्योग्राफिकल और टेक्नोटिक एक्टिविटी की बेहद पे देखें, ठीक है ना, तो पता है ये जो है ना, आपको जो आप एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पढ़ते हो ना, कि यूरेशिया और से इसका वो हुआ था, कोलाइजन हुआ था। तो जियोग्राफिकल लोकेशन और टेक्टोनिक एक्टिविटी के बिहाफ पे कॉमन है, कहीं लिखा नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन थॉट लाना है कि ऑन द बिहाफ ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी ये टकराया था। तो एक तो वो रीजन है सेपरेशन, और वही तभी से हिमालय हिंदुकुश आपका रीजन है जो सेपरेट करती है आपके एशियन सब कॉन्टिनेंट से के अदर रीजन। एक तो पॉइंट ये होगा, 2 लाइन 3 लाइन हो जाएगा आपका। डायग्राम बना सकते हो, ज्योग्राफी में डायग्राम बनाना चाहिए, तभी अच्छे 1 नंबर बढ़ जाता है। दूसरा रीजन ये है, जैसे इस रीजन से इंडिया, बांग्लादेश और ये जो है नेपाल वगैरह और ये पाकिस्तान से जैसे ही अलग हटोगे ना, चाहे म्यांमार में जाओ, चाहे उसके उधर चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, कल्चर बिल्कुल ऑलमोस्ट ना काफी ज्यादा चेंजेस मिलेंगे आपको। इस सारे रीजन में आपको ना सिमिलर कल्चर होगा, है ना। पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश हो गया, वही ट्रेडिशन है, वही फूड सिस्टम है, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो एक वो है, डिस्पाइट रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी देयर इज सिमिलर कल्चर, फूड हैबिट, ये सारे फेस्टिवल आपको सारे, दुर्गा पूजा पूरी तीनों कंट्री में मनाई जाती है, ईद तीनों कंट्री में मनाई जाती है, तो एक सिमिलरिटी कल्चरल यूनिटी का है, ठीक है। प्लस अगर ये कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन वही आगे पूछा हुआ है कि क्या कहते हैं, जो ये क्या, अच्छा वही क्वेश्चन ही पूछा है, क्वेश्चन कहाँ मैं, सब कॉन्टिनेंट। तो 2 रीजन तो ये हो गए। थर्ड रीजन आप डिस्कस कर सकते हो कि इसका जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है, इस एरिया का जितना इकोनॉमिक जो सिस्टम है ना, वो दूसरे जो अदर कॉन्टिनेंट है उनसे डिफरेंट है, ठीक है ना, समझे। और सब कॉन्टिनेंट कहने का एक और रीजन ये है कि जितने अदर कॉन्टिनेंट हैं, जो कॉन्टिनेंट हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 5वें नंबर पे आता है ना, कि 6ठे नंबर पे, ठीक है ना। एक क्योंकि देखो नॉर्थ अमेरिका देखो वो भी बड़ा है, तो कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते। आप साउथ अमेरिका देखो वो भी बड़ा है, कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते। आपका अगर सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया देख लो, वो भी इंडिया से बड़ा है, ठीक है ना। और आप अंटार्कटिका देखो वो भी बड़ा है, तो कह नहीं सकते इसे, इसलिए कॉन्टिनेंट नहीं कह सकते। तो दैट इज वाई दिस इज द सत्य। ये 3 4 5 रीजन, 1 2 अभी थोड़ी देर पहले मेरे और माइंड में बातें आ रही थी। अच्छा हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ घनश्याम हियर। हाय घनश्याम प्लीज। हेलो सर। हाँ सर, इसमें क्या हम एक रीजन ये लिख सकते हैं क्लाइमेटिक का सर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, वही 5-6 पॉइंट अभी मैं हिमालयाज एंड सोचा था। मानसून। एग्जैक्टली हम मानसून यस वाला सर। क्लाइमेट, हाँ तो फाइन। वही डिस्पाइट अभी मैं, देखो डिस्पाइट याद नहीं हैविंग, आ रहा था मेरे को, 5-6 यस पॉइंट सर, यही मैंने सोचा था। हाँ सर, डिस्पाइट हैविंग सम पार्ट इन टेम्परेट जोन वी डोंट हैव डन डन टेम्परेट डन, काइंड ऑफ सबको क्लाइमेट कॉन्टेक्स्ट ड्यू मिल गया, टू चलो प्रेजेंस ऑफ फट। हिमालय। गुड गुड, वेरी गुड। आगे चलें जल्दी जल्दी, अभी 8 ही क्वेश्चन हुआ है। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी का, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। एग्जामाइन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। देखो जैसे गिग इकोनॉमी आएगा ना, तुरंत आप सोचोगे इकोनॉमी का क्वेश्चन, राइट, नो डाउट। एक गिग इकोनॉमी का मैंने क्वेश्चन करवाया था, कि 2-3 क्वेश्चन करवाए थे। एक तो मैंने क्वेश्चन करवाया था डेली आंसर राइटिंग में करवाया था कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ऐसा और करके, सर एक अभी प्लस मॉक में ओवर एक जीडीपी करवाया था। देखो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट नहीं करवाया था, बट क्वेश्चन में वीमेन का इश्यू है। देखो गिग इकोनॉमी का मतलब क्या होता है,
जिसमें आपका ना सोशल सिक्योरिटी नहीं हो, आप अभी 4 दिन काम करना है, 10 दिन काम करना है, 15 दिन काम करना है, काम करिए, पैसा लिए जाइए, कोई रिलेशन नहीं, कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, राइट ना। आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ना। अगर विमेन की बात करें, और जिस तरह से खासकर लास्ट 2 ईयर से कोरोना का इशू आया, और आपने देखा ना जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का रिपोर्ट देखा, चाहे CMI का देखा होगा डेटा, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, विमेन का उसमें रेशियो ज्यादा है, राइट ना, डन ना। विमेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ा, प्लस जो अभी रिसेंट ईयर्स में जो या लास्ट 10 ईयर में वो आता है, क्वेश्चन आता है ना कि इंडिया हाउ लास्ट 2004-5 से लेकर 2015-16 तक इंडिया ने अपनी पॉवर्टी को हाफ किया है, बट विमेन का जो है पार्टिसिपेशन है लास्ट डिकेड में कम हुआ है। लेकिन जब 95 से लेकर लिबरलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर 2004-5 तक विमेन, 2005, 8, 9, 10 तक आपका विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा था, बट लास्ट डिकेड में विमेन का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। उसके पीछे ये रीजन है कि सिक्योरिटी वाला इशू आ गया है, ठीक है, सिक्योरिटी का, प्लस जो पैट्रियार्कल सोसाइटी की, पढ़ लिख लिया फिर भी घर में का, शादी हो गई तो घर में बैठो आप काम करो। वहां हमारे भी लोग भी काफी है, मतलब अच्छी यूपीएससी क्वालिफाइड है, आपको बता देता हूँ, यूपीएससी क्वालिफाइड, अब घर में बैठ गई है लड़की, अभी जस्ट 18, जो जिस साल में लास्ट मेरा मेन था वो बच्ची उसी साल क्वालिफाई करे। तो दीज आर द इशूज। तो गिग इकोनॉमी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और जब डिजिटलाइजेशन हो गया सिस्टम डिजिटल, आप लोगों ने बीड़ी मेकिंग सुना है क्या? बीड़ी बनता था, बीड़ी पहले गांव में जो कंपनी होती थी ना, कंपनी जो होती थी, पत्ते होते, बीड़ी बीड़ी ना, जो टोबैको, जो, हाँ बीड़ी, जो वो तो कैप्टन वाला सिगरेट नहीं, बीड़ी जो बनती है ना, जो लोग तेंदू लीफ से बनती है सर, हाँ, जो पत्तियों से, राइट। तो उसमें क्या होता था, पर हम लोग गांव में थोड़ा हम लोग देखे हैं, विमेन को कहीं नहीं जाना है, कंपनी वाले ना बीड़ी के सारे पत्ते और जो टोबैको भरना होता है ना, सब खाली विमेन ऐसे करने के लिए, और पैकिंग गट्ठे बांधने के लिए करती थी वो। तो काफी विमेन करती थी, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं है, सिक्योरिटी का नहीं है, घर वालों को पैट्रियार्कल कहीं जाना नहीं है, हमारी विमेन घर से, और बड़ी ताज होता था कि हमारी विमेन पैसे भी अर्न कर रही है, बड़ा नाज रहता था कि हमारे घर में 3 औरतें हैं, काम कर रही हैं, तो बड़ा उनको रहता था। अब वो चूंकि बीड़ी बंदा बंद हो गया, अब सब कैप्टन सिगरेट और विल्स ने जगह ले लिया, तो खत्म हो गया, लोगों की चॉइस बदल गई, क्योंकि आपको बीड़ी पिएगा तो मतलब हमें लेबर क्लास का आदमी है, राइट। तो वो जब बंद हुआ था उनका एम्प्लॉयमेंट, तो इस कंडीशन में जो अभी जब से डिजिटल सिस्टम आया है, और घर रह के विमेन जो कि इवन एजुकेटेड है, घर रह के होम वर्क फ्रॉम होम, या और अदर जो है, जो आपके सोशल मीडिया है, क्या कहते हैं, वो आ गया है, इसका यूज करके आपने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, इवन की जो नॉन डिजिटलाइज्ड वर्क है, कम्युनिकेशन बढ़ गया है, और इसमें जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम और अवेयरनेस वीमेन के अंदर, जो थोड़ा भी पढ़ी लिखी है, या उस एक घर में एक पढ़ी लिखी है, बाकी 4 अनपढ़ कम पढ़ी लिखी है औरतें, तो उनको एम्प्लॉयमेंट, गिग कॉन्ट्रैक्ट कैसे एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन कैसे हो सकता है। और जो उनके ऊपर जो कोरोना का जो डबल प्रेशर आया कि फैमिली को भी मैनेज करना है, और फिर मेल मेंबर सभी लोग दिल्ली मुंबई जो काम करते थे वापस चले गए हैं, जो लोअर क्लास के, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के पीपल, उनका बर्डन था, तो वीमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गया, कई एंगल में बढ़ा है। तो उसमें इस सिचुएशन में आपका गिग इकोनॉमी का काफी लगातार आर्टिकल आता है, लास्ट 1 ईयर से आर्टिकल आता है वुमेन के रिस्पेक्ट में, उसमें एक पॉइंट होता था, तो वही वाला पॉइंट आपको डिस्कस करना था। जैसे अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको जो हाउस होल्ड वर्क का उसमें था, उसको आपको कोई काउंटी नहीं था, बट उसको रिकॉग्निशन देने की बात हो रही है तमिलनाडु में। तो एक तरह से वो भी ना गिग वर्कर की तरफ ही रखे, आप काम करो, ठीक है ना, आपको पैसे भी मिलेंगे, राइट ना, घर से काम करो, आपको जाना नहीं है, जो आपका हाउस वर्क है, या गवर्नमेंट कोई और कोई काम हो सपोर्ट कर सकते हो, जैसे MG नरेगा में है ना, गरीबों के लिए। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल है, जैसे एग्जांपल, राइट। तो ये वाला इशू आपका, इसलिए क्वेश्चन आया था। और ये इंडियन सोसाइटी में आपको जो टॉपिक है, पॉइंट नंबर 2 है, वीमेन एंड वीमेन एम्पावरमेंट वाला, है ना, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन पूछा, अनपेड हाउस वर्क रिकॉग्नाइज करने के लिए। तमिलनाडु का भी वो पॉलिटिकल मुद्दा बना था जो लास्ट ईयर तमिलनाडु के इलेक्शन में, ठीक है ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने इस सारे बैच में करवाया, अभी मॉक ऑन भी करवाया था, अभी दिखाता हूं आप लोग को। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर ए बेस, कर एक आपने बेस बनाया फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। देखो जब 1857 आया ना, तो पहले मॉडरेट्स कौन थे ये जान लो, बैकग्राउंड जान लो, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। ये अपर मिडिल क्लास के लोग थे, जो थोड़े पढ़े लिखे हुए थे या पढ़े लिखे थे। पहले इनका बहुत ट्रस्ट हुआ करता कि नहीं ब्रिटिशर्स आएंगे, दे विल ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन, जब लेकिन फाइनली 1857 हुआ, उसमें सेपरेशन हुआ, तो उनकी रियलिटी पता चल गई, राइट। तो 1857 के बाद से आप देखोगे, हालांकि 1-2 मोबिलाइजेशन उसे आपका लैंड होल्डर सोसाइटी 1943 में सोसाइटी, फिर 1951 में दोनों मर्ज हुए, ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बने। दादा भाई नौरोजी का भी उसमें एक रोल रहा है, 1951 वाली जो ऑर्गेनाइजेशन बनती। लेकिन बाद में 1857 के बाद से आप देखो ना, वेस्टर्न इंडिया में ना, साउदर्न इंडिया में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे ना, प्रार्थना सभा है ना, ये
साउथ इंडिया में महाजन सभा है ना, ये 5-6 ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। फाइनली दैट लीड टू द क्या, एक नेशनल बॉडी बनी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इनको ये रियलाइज हो कि हम डायरेक्ट वी कैन नॉट फाइट टू द ब्रिटिशर्स, उनको डायरेक्ट उनको चैलेंज नहीं कर सकते। और हमारी चूंकि मास, हमारी जो पब्लिक है वो बिल्कुल अनअवेयर है, उनका एजुकेशन कमी है। प्लस उन्होंने क्या किया कि दूसरे इश्यूज थे जो सोशल इश्यूज, उनको उन्होंने टच नहीं किया। ये सोशल रिफॉर्मर काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, अब मॉडर्न क्या प्रोपोजल किया, इन्होंने सोचा कि वी विल वर्क फॉर 3P पे वर्क काम किया, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल वे इन्होंने अडॉप्ट किया। और ग्रेजुअली इन्होंने मोबिलाइज करना स्टार्ट किया पब्लिक को। दादा भाई नौरोजी ने, सी आर दास ने क्रिटिक भी लिखना चालू किया, है ना, इकोनॉमिक इश्यूज पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और ये लोकल लेवल पे चारों, रीजनल लेवल पे सारे मोबिलाइजेशन चालू करना चाहिए। तो ये हुआ। फाइनली क्या हुआ कि 1892 का जो था काउंसिल एक्ट था आपका, उसमें डिमांड था कि नंबर अब बढ़ाया जाए, तो नंबर बढ़ाए भी गए। उसमें उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि यार सारी डिमांड नहीं पूरा हुआ, उसमें डिमांड रखी गई थी, सारा डिमांड उसमें नहीं पूरा हुआ, नंबर सारे नहीं बढ़ाया गया। और जो डिबेट ऑन द उस समय नहीं अलाउ था बजट पे, तो ये सारे था, उसमें क्रिटिसिज्म भी हुआ था। बट फाइनली दैट क्रिएटेड अ बेस, ठीक है ना। बट इनके साथ लिमिटेशंस क्या था, लिमिटेशंस क्या था कि ये ना अर्बन एरिया में वेरी पैरोकियल, उनका छोटा सा ग्रुप था, ठीक है ना। प्लस जो रूरल मास था, एक बहुत बड़ा मास था, उसमें बहुत अच्छी इनकी पकड़ नहीं थी। तभी से जब काफी मोबिलाइजेशन जब बढ़ गया और इनकी प्रेजेंस कम होने लगी, और जो यूथ था उस टाइम का, जो 20वीं सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड के पहले इनिशियल ईयर्स में, जब वो उसको यूथ आया, बोला कि नहीं अब तो हम बहुत जल्दी करेंगे, हमको बहुत जल्दी चाहिए, और ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर पे 3 पिटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट पे लगे रहे। तो दैट इज व्हाई दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आपको इस आंसर में लिखना है कि उन्होंने बेस का क्या किया है ना। हाँ केशव अभी आते हैं, ठीक है ना, वेट, ठीक है। तो ये आपको ये सारी बातें लिखनी थी आपको कि 1850 से में से स्टार्ट कर सकते हो एक लाइन के अंदर किस करके। और जो ये जो अपर मिडिल क्लास था, जो एजुकेटेड लोग थे, उनको समझ में आया, दे स्टार्टेड मोबिलाइजिंग रीजनल लेवल पे। फाइनली वहां हुआ, और जो ग्रुप में काम हुआ, ठीक है ना, पब्लिक मोबिलाइजेशन के क्या क्या कर थे, क्या मीन्स अपनाए उन्होंने, ठीक है ना, वो कर सकते होते। हाँ, कंक्लूजन से पहले एक छोटा सा एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 250 वर्ड का क्वेश्चन है। एक छोटा सा एनालिसिस दे सकते हो 30-40 वर्ड का। हाउएवर इश्यूज क्या थे, चैलेंजेस क्या थे इनके पास, लिमिटेशंस क्या थी, राइट ना। फिर फाइनली कंक्लूजन करो कि क्या बेस, फाइनली क्या क्रिएट किया करके एंड अप कर दोगे, ठीक है। आगे चले। ये क्वेश्चन बहुत रटन वाला है, मतलब ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक ये 14, 15 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस। अभी देखो मैं क्वेश्चन बना रहा था ना, तो मुझे पक्का यकीन था कि इस डिकेड में, जो थर्ड डिकेड था 20वीं सेंचुरी का, इसमें 2 बड़े मोमेंट हुए हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया था कि कंपैरेटिव, मैंने शेयर किया, आप लोगों को देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप में, कि कंपैरिजन बिटवीन द, ठीक है ना। तो अगर गांधी जी क्या बोला कि कंस्ट्रक्टिव रोल क्या किया, तो आप लोग क्या लिखोगे। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव रोल ये हुआ ना कि इससे पहले जितने मूवमेंट होता है रीजनल बेस पे हुआ करता था, और उसका लिमिटेशन थॉट प्रोसेस भी हो रहता था, ठीक है ना। और प्लस टोलरेंट वाला एटीट्यूड नहीं था उसमें, जैसे आपका वहां पर था आजादी वाला मूवमेंट था, ठीक है ना, कि ठीक है आपस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों के कॉन्फ्लिक्ट व्यू थे, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे में एसिमिलेट करना वाला इशू नहीं था। यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया कि सबको बोला कि एवरीवन विल पार्टिसिपेट, नारा दिया कि जितने लोग हैं, लॉयर्स भी हैं, जो वर्किंग्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर, वीमेन को मोटिवेट किया उन्होंने कि वीमेन पार्टिसिपेट कर सकती। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने कीप इन माइंड किया। उसको काफी क्रिटिसिज्म होता है, अलग अलग जो राइटर्स हैं कर दे रहा था, राइट। प्लस जो लोअर सेगमेंट था, पीजेंट्स थे, चाहे आपका दलित SC ST ग्रुप था, सबको उन्होंने मोबिलाइज किया, सबको लिया कि नहीं सभी लोग काम कर सकते थे। प्लस टोलरेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, आप लोगों को पता है गांधी जी अपने रिलीजन को, इवन के वर्णा सिस्टम को स्ट्रांग मानते थे, बिल्कुल मानते थे। इसीलिए उनका डॉक्टर अम्बेडकर से कंफ्लिक्ट रहता है, लेकिन मानते थे। लेकिन दूसरे रिलीजन के लिए काफी फुल लेंथ उनका फुल दैट वाज कोऑपरेशन एंड टोलरेशन था। इसीलिए उन्होंने सारे सेगमेंट आप सोचिए, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, चाहे हिंदू मुस्लिम कास्ट का हो, चाहे साउथ इंडिया, चाहे नॉर्थ, सबको इन्होंने यूनाइट करने की करा उसमें। और एक नारा दिया कि हमको स्वराज चाहिए, हर एक नारा दिया स्वराज चाहिए, जो कि बाद में जाकर सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज की बातें नेहरू ने दिया था, राइट।
तो ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, 2-3 आइडियाज, यूनिटी, मास लेवल, यूनाइट, वीमेन पार्टिसिपेशन के लिए पीजेंट्स को उन्होंने को पार्टिसिपेशन कराया, राइट ना, प्लस जो है जो टॉलरेंस थ्रू द डिफरेंट सोसाइटी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ये 5-6 कीवर्ड का हेडिंग डालोगे और उसके नीचे एक एक 2-2 लाइन एलोबरेट करते जाओगे और आपका आंसर पूरा। डन, आगे चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में से पूछा जा रहा है ना। हाँ हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि लाइक जैसे कि वीविंग को बढ़ावा देने के लिए वो बोल रहे थे, किसको? बुनाई को। हाँ, विमेन पार्टिसिपेशन, नहीं, बुनाई बनाने के लिए। हाँ, सॉरी, एक और देखो, ध्यान अभी मेरे माइंड में था, जो इन्होंने उस समय क्या किया, चरखा एज ए व्हील को उन्होंने एक यूनिटी ऑफ सिंबल बनाया, राइट ना। चरखा जो था, जो व्हील था उनका, तो गांधी की चरखा ना, आपने देखा होगा आपने, तो उसको उन्होंने एक यूनिटी का सिंबल बनाया, राइट ना। और उससे ये दिखाया गया ना, कपड़े हम खुद के अपना बुन सकते हैं, मतलब का ना, जो अभी आत्मनिर्भर भारत की बातें हो रही है, राइट ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि जो आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन, लोकल, ठीक है ना, ये वाला भी कॉन्सेप्ट, ये भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में आएगा। चरखा एज उन्होंने यूनिटी का सिंबल बनाया, राइट ना, एंड दैट एक्चुअली बिकम द यूनिटी का सिंबल, ठीक है ना, आज भी वही है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट है, थोड़ा डिस्कशन में माइंड एक दो भूल जाता है, ठीक है। डन, और कोई डाउट? आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, there arose a serious challenge to democratic state system between the two world wars. Evaluate the statement. जानते हो, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था ना, तभी से फासिज्म का जो है राइज होना चालू हो गया था, एक्सट्रीम फेज में नहीं गया था। और वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते क्या हुआ कि सारे कंट्री जो थे, खासकर वेस्टर्न जो है यूरोपियन कंट्री, सब में सिक्योरिटी का इशू आया, and they started militarize their themselves, अपने लोगों को। एक उसमें आप लोग पढ़ोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा कि मिलिट्री सिटीजनशिप, एक टर्म उसमें आपको जो वर्ड हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें मिलिट्री सिटीजनशिप की, तो मिलिटराइजेशन बढ़ता चला गया, प्लस डेमोक्रेटिक वैल्यू को आपका, ये तो बेस हो गया। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम को खतरा कहां से आया? जब सभी लोग मिलिटराइज करेंगे तो आपको ये अपने आप में उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल एक राइज हुआ, एक न्यू थॉट सिस्टम, थॉट ने एक क्या बोलेंगे, जैसे मिलिट्री सिस्टम डेवलप हुआ विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी इश्यूज। फिर बाद में एक तरफ कम्युनिज्म भी, और ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, अथॉरिटेरिज्म है ना, स्टार्टिंग इटली से होते हुए ये राइज किया, ठीक है ना, ग्रेजुअली मिलिट्री सिस्टम का। प्लस दूसरा एक सेगमेंट था कि कम्युनिज्म सिस्टम भी साथ के साथ ग्रो कर रहा था। और 1924 आप हिस्ट्री पढ़ोगे, 23 में 24 में, आई थिंक, देखो डेट देखना, मुझे एग्जैक्ट बोल रहा हूँ थोड़ा सा, स्टालिन का राइज हुआ, ही बिकेम द रसिया, जो आपका सोवियत यूनियन को उन्होंने फाउंडेशन किया। तो उनका एक और रीजन था कि कम्युनिज्म, वन पार्टी रूल, वो भी अथॉरिटेरियन का सिमिलर था, राइट। तो ये जो आइडियोलॉजी डेवलप हुआ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है ना, कि अथॉरिटेरियन, ठीक है ना, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन नेशन, वन कास्ट, वन रेस। और बाद में जाओ आपका, आप देखोगे जर्मनी में आपका इनका राइज हुआ, हिटलर का 1933 में, वो फाइनली ही बिकम द किंग लीडर। तो ये जो दो डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी एंड दो डिक्टेटर पैदा हुए उसी टाइम पे। स्टालिन पता ना 1923-24 से और 53-54 तक वो ही वाज किल्ड, ठीक है ना। तो ये जब चालू हुआ तो दैट फाइनली एक्चुअली जो सिस्टम ऑफ जो गवर्नेंस से स्टार्ट हुआ, अथॉरिटेरियन एंड जो है क्या कहते हैं, विच वाज मिलिट्री सिटीजनशिप काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, एंड दैट एक्चुअली वाज एक्चुअली व्हाट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो बेसिकली आपको ये दो पॉइंट मेजरली हेडिंग डाल के उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हो तो उसको आप लिखते जाओ, दैट विल बी फाइन। हाँ बोलिए, सर क्या हम यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस का मेंशन करेंगे एंड इट्स फेलियर टू अवॉइड अनदर वर्ल्ड वॉर? क्रिटिकल इवेलुएट बोला है ना, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, मुझे देखो ध्यान नहीं आता, बिल्कुल कर सकते हो, फाइन। इवेलुएट बोला, बिल्कुल कर सकते हो, फाइन ना, एक वो भी है, फाइन ना, उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, आगे चले, फाइन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इंपैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशन विथ एग्जांपल। बताऊं, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंडामेंटल एनसीईआरटी किताब से, थोड़ा कोई लॉजिक लगाएगा, अपना थिंकिंग करेगा पढ़ने के बाद कि ये मैंने पढ़ा कि आज, तो वो समझ जाएगा, तो कैच कर लेगा। सबसे पहले इंडिया को आओ ना, हिमालय हिंदू कुश रीजन है ना,
बोलो ना यार, हाँ यस है ना, सर, यस। राइट ना। तो ये वेदर पे इम्पैक्ट करता है, लोकल वेदर कंडीशन को। अभी वेस्टर्न चल रहा है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है इंडिया में, ठीक है ना। पहला तो इसको ये करता है, अब जब आता था हिमालयन के से टकरा के जो आप वहां से आपका आता है मेडिटेरियन से जो आती है हवा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आता है, और दूसरा का पार्ट आपको यूरेशिया की तरफ चला जाता है, और ये उसी की वजह से बारिश हमारे होती है, और जो कि हमारे क्रॉप सिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना, रबी क्रॉप के लिए। ठीक, एक तो ये हो गया। प्लस एक तो बस एक ही एग्जांपल देना था आपका, इंडिया का हो गया। दूसरा का एग्जांपल दे सकते हो हिमालयन का, कि जो यूरेशियन जो कोल्ड सिस्टम है, कोल्ड एयर सिस्टम है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, उससे हमको प्रोटेक्शन देता है हमारे सब कॉन्टिनेंट को। फाइन, दो एग्जांपल बहुत हो गया। अनदर एग्जांपल क्या कर सकते हो आप बताओ? आप लोग पढ़े एनसीईआरटी में, बहुत सिंपल है, 4 मेजर एग्जांपल है। अगर साउदर्न अमेरिका में जाओगे, साउथ अमेरिका में, तो क्या मिलेगा? एंडीज मिलेगा, यस है ना। सर। आपको तुरंत वेदर सिस्टम, पुस्टास, पंपास, ये सब पढ़ते हो ना आप लोग, ग्रीनरी ऑफ द बर्ड जो है ना, ये सब क्या है आपका। अगर नॉर्दर्न इंडिया पर रॉकीज पढ़ दो, तो रॉकीज में कौन सा हवा चलती है, जो जो काफी जो फ्रीजिंग हो जाता है और गर्म हवा आती है, उससे नीचे डाउन होती है, तो दैट उसको जो जो आइसिंग होती है उसको पिलाती है, फिर फाइनली वहां पे ग्रीनरी जो क्रॉप सिस्टम डेवलप करता है। फिर आप जाओगे आपके इधर, क्या कहते हैं ये, नॉर्थ वेस्ट जो है अफ्रीका, ठीक है ना, एटलस, उसका भी रोल होता है। आपका एक और जो है आपका फेमस है उसमें, आपका यूरोपियन में जो कौन सी रिवर है, और उसके बगल में वो है सीरीज। ये 2-3 एग्जांपल आपको देने थे, सिंपल था, और बस 3-4 एग्जांपल देने थे, उसके एक एक दो फायदे लिखाने थे, खत्म हो गया। ये तो आंसर लिखना था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डन। टफ से टफ तो था नहीं, ये बहुत मॉडरेट क्वेश्चन है, और बुकिश नॉलेज है, कोई करंट नहीं है, कोई दिमाग नहीं, कोई लॉजिक नहीं लगाना है ना। बस डिस्कस करते जाना, उसके बेनिफिट डिस्कस, इसका इंपैक्ट दिखाना था, और उसका एग्जांपल लिखे जाना था, सिंपल। इतने में आपका 250 पेज हो जाएगा, 250 वर्ड हो जाएगा। फाइन, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। मैं बताऊं, अभी जब 4 दिन पहले जब लास्ट कॉपी देने गया था अपने एक स्टूडेंट को, तो उनको मैंने बोला कि आपको मैं एक क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ। आर्कटिक 2-3 सालों से न्यूज में था, परमाफ्रोस्ट मेल्टिंग को लेकर, और अंटार्कटिक अभी जस्ट एकदम A76 जो सबसे बड़ा जो ग्लेशियल लैंड जो है, जो वो होगा आपका, टूट गया, राइट। आइस शेल्फ टूटा है सर। हाँ, तो उसी पे तो क्वेश्चन है, और ये परमाफ्रोस्ट मेल्टिंग मैंने करवाया क्वेश्चन, आप लोग देखो ना, ये क्वेश्चन नंबर, डेली आंसर राइटिंग में करा हुआ है हमने। ये देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो आप लोग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द परमाफ्रोस्ट? डिस्कस द कॉज एंड इंपैक्ट बिकॉज ऑफ इट्स थॉविंग ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। वही तो क्वेश्चन पूछा है, कोई चेंज ही नहीं इसमें, राइट ना। ये बोल ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, है ना, वेदर पैटर्न सारा कुछ पूछा डिफरेंटली, तो इसका कई है। इसका इंपैक्ट पूछा है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ह्यूमन सब कुछ आ जाएगा। इन्वायरमेंटली डिस्कस करोगे तो सारा जो अभी हमने वोल्केनो डिस्कस किया ना, वो सारा काम इधर डिस्कस कर डालोगे। 1-2 रिपोर्ट भी है आपके, कि जो रिसेंट में नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितने अमाउंट बढ़ गया है ग्लोबल में, राइट। कौन सा रिपोर्ट है? एक रिपोर्ट का नाम है ना, आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट। आईपीसी को तो है ही, इससे पहले एक रिपोर्ट जो क्या ग्रीनविच समथिंग करके नाम है उसका, वो जो जर्मन वॉच। हाँ, जर्मन वॉच वाला क्या? हाँ, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? वो एक निकाल जो क्लाइमेट पे निकालती है, राइट ना। वो ये निकालती है कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने नाइट्रोजन हो गया है, एक्सीड कर गया लास्ट 10 ईयर। इमिशन गैप रिपोर्ट। हाँ, इमोशन गैप रिपोर्ट, दैट वाज फाइन। तो वो बढ़ जाएगा, आपका प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, राइट ना। प्लस वही आपका वो होगा, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे, प्लस डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपका पहला तो इकोनॉमिक सारा डिस्ट्रक्शन होगा वहां पर, ठीक है। रिफ्यूजी क्राइसिस होगी, तो आपका पॉलिटिकल इश्यूज होगा। तो इन्वायरमेंटल, सोशियो पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिकल, है ना, ये सब सारा 2-3 एंगल में कर करके उसको कॉमन इश्यूज हैं। और जो सी लेवल राइज करेगा, तो जितने आइलैंड है वो डूबेंगे, फिर अगेन सेम प्रॉब्लम। सिंपल क्वेश्चन, टफ थोड़ी था ये, है ना। हाँ, 1-2 रिपोर्ट मेंशन करते गए, जस्टिफाई करते गए, कॉन्टेक्चुअल जस्टिफिकेशन करते गए, तो आपका नंबर बढ़ जाता है, 1-2 नंबर बढ़ जाता है, ये फायदा होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16, discuss the multi-dimensional implications of uneven distribution of mineral iron in the world। देखो, मल्टी डायमेंशनल, अच्छा जैसे मान लो 2 लोग हैं, आपके पास मिनरल बहुत है, आप बहुत मालिक हो आपको, और हमारे पास कुछ नहीं है, वो खेतों में काम करता हूँ, तो डिफरेंस तो हो ही गया ना, हुआ ना।
तो देखो मैं डिस्कस करता हूँ आपको, जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिकली पुअर है क्या? इतना छोटा सा है ना आपका आपका यूएई, इतना छोटा सा है, वहां से फंड इधर आता है ना, इन्वेस्टमेंट इधर आता है, अंडरस्टैंड ना? तो वही है उनका इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज है, इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटी में बोलूंगा इंटरनेशनल लेवल पे, कि एक तरफ पैसा बहुत ज्यादा और एक तरफ बगल के रीजन में अफ्रीका पहुंच जाए थोड़ा सा कुछ दूर चल के, तो बिल्कुल इशू खराब प्रॉब्लम है, ठीक है ना? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो ह्यूज इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी दिखेगी। तो एक तरफ प्रॉस्पेरिटी और एक तरफ इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, ये आपको खुद ही पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पेरिटी क्या है। दूसरा का आपका देख सकते हैं, सेकंड, जितनी भी ये कंट्रीज हैं आपका जो मिनरल रिच कंट्रीज हैं, वहां पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं किया है, अटल जी की बेस पे दिया गया था। अभी भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, मोनार्की सिस्टम है। और जब ये चीज पता है आपका, ह्यूमन राइट वायलेशन के इशू बहुत होते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू वीमेन, ठीक है ना? सारे कंट्रीज में देख लो, सारे मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, राइट ना? हालांकि प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, बट हार्ड रूल है बहुत ज्यादा, एक ये भी प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है आपका, एक तो वो आपका ओआईसी है, आईओसी, इंडियन वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, वो क्या नाम है उसका, OECD प्लस, हाँ OECD ओईसीडी और हो गया, सॉरी ओईसीडी भी गुड। तो इनका बड़ा हेजोमनी रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जितने मिनरल रिच कंट्रीज हैं, सॉरी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, डिस्ट्रिक्ट एनिमल जो है मिनरल ऑयल के, ठीक है। देखो ईरान भी है ना, ईरान पे लाख अमेरिका बनाता रह गया, दबाव बनाता रह गया, किसी के सामने टिक नहीं रहा, बोला हालांकि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, मोनार्किकल सिस्टम है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनका अपना अपना बेस मजबूत है, डेस्टिट्यूशन नहीं है। किसी भी कंट्री को वीक करना है ना, तो उसको पहले ना इकोनॉमिकली वीक कर दो, अफगानिस्तान, राइट ना? तो ये प्रॉब्लम है उसका। तो मल्टी डायमेंशनल में खुद ही बोल रहा है, तो मल्टी इकोनॉमिक उठा लो, पॉलिटिकल उठा लो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ले लो आप, प्लस आपका जो है ह्यूमन राइट वायलेशन का देख सकते हो, मोनार्किकल सिस्टम देख सकते हो, डेमोक्रेसी भी सोचो, इतने साल हो गए पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी 97% कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल कर गया है, बट अभी इधर हुआ ही नहीं अभी भी। हालांकि अब हल्का रिसेंट ईयर में सऊदी अरबिया में कुछ हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है, वीमेन को कार चलाने का मौका मिल गया है, छोटी छोटी चीजें हुई, बट अभी भी मेजर डिफरेंस है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है, तो ये तो डिस्कस करना 3-4 मुद्दे, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर इंडियन सिटीज? क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, मतलब सोशल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर। देखो मैं ग्रेटर नोएडा में रहा हूँ 2 साल, तो मैं बताता हूँ आप लोग को, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, पुणे भी हो गया, बेंगलोर भी हो गया, आपका गुड़गांव भी हो गया, हैदराबाद भी हो गया, डॉक्ट्राइन भी है इसमें, जितने भी मेजर सिटीज हैं और आईटी इंडस्ट्रीज के। अब मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखा हूं, जो थोड़े स्किल्ड हैं या बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको बड़ी अच्छी जॉब में सैलरी मिलती है, और इस रीजन में जो अनस्किल्ड है, तो आईटी इंडस्ट्रीज इनको जगह नहीं मिलती, बहुत बहुत नीचे वाला काम। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है ना? और पर्टिकुलर जो रीजन है, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ गई है इनके आने से। जैसे मान लो नोएडा का जब हुआ था, तो जो वहां के जितनी जाट कम्युनिटी थी, बड़े बड़े लैंड थे सबके, वैसे खाली पड़े थे, खेती होती ऐसे ट्रेडिशनल पैटर्न पे हो रहा था, गरीबी छाई हुई थी। जब आया वहां पे डेवलपमेंट चालू हुआ, आईटी इंडस्ट्रीज आने लगी, इन्वेस्टमेंट हुआ, सड़कें बनने लगी, तो इनका जो लैंड लिया गया, गवर्नमेंट एक्वायर किया, बड़े बड़े पैसे मिले। जब मैं एमबीए कर रहा था, मुझे पता था कि वहां पर एक ही बार में इतने करोड़ मिल गए उनको कि तुरंत गाड़ी आ गए, घर बन गए। और जब अचानक बहुत पैसा आता है ना, तो संभलता नहीं, क्राइम बढ़ने लगता है, किसी को नहीं मिला और किसी को मिला, समझ रहे हो? ये वाला है आपका सोशल इम्प्लीकेशन। वेरियस लेवल पे देख सकते हो आप इसको, सोशल इम्प्लीकेशन जो अनप्लान ऑर्गेनाइजेशन हुआ या बहुत जल्दी जल्दी फास्टर हुआ, तो इससे जो भी पॉल्यूशन वाली, गाजियाबाद देख सकते हो आप, जो पॉल्यूशन वाला है, डॉक्ट्राइन भी हेल्थ तो इशू, हाँ वैसा हेल्थ इशू, पॉल्यूशन इशूज, ओवर क्राउडिंग, प्लस आपके इस सिटीज के जो सुबर्बन इलाका है ना, आपका स्लम एरिया, दैट अगेन क्राइम है ना, हेल्थ इशू, तमाम तरह की। तो यही तो इसी लिख रहे थे आपको, सारे एग्जांपल देने थे, 2-3 आपको 5-6 पॉइंट ये लिखने थे आपको, डन हो गया। सर इसमें अर्बन पॉवर्टी को भी सर हम मेंशन करेंगे, बिकॉज़ गुड बॉय, वेरी इट इज मोर क्रिटिकल देन द रूरल पॉवर्टी। हाँ फाइन ना, वो दैट लीड टू द क्राइम, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है ना? तो ये सारे इशू, तो ये 5-6 पॉइंट आपको 7 पॉइंट लिखने थे, मतलब आपके मेन डायरेक्ट इम्पैक्ट,
और उसके वे आउट, ठीक है ना, वो सारे लिखने थे आपको, और कुछ है नहीं इसमें। और फाइनली कंक्लूड कर दोगे आप सजेस्टेड ओरिएंटेड ना, आप वो जो लिविंग इंडेक्स है उसके करके या सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करके जो कंक्लूड कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, discuss the main objective of population education and point out the measures to achieve them in India in detail। देखो पॉपुलेशन का मैं कितने बार क्वेश्चन करवाया, 4-5 बार क्वेश्चन करवा दिया होगा, लेकिन पॉपुलेशन एजुकेशन डायरेक्टली मैंने नहीं कराया है। बट पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, उसके कॉजेस क्या है, पॉपुलेशन का रूरल में क्या इश्यूज है, रूरल वीमेन, और फिर इंडिया एज अ होल वीमेन की कितनी कैटेगरी के वीमेन है। ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन एक बार 2019 में आ चुका है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट 4 ढंग से पढ़ा होगा और 5 भी आ गया उसको पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा ना कि कंट्री में अगर सारी, अगर पॉपुलेशन एजुकेशन बाद में डिस्कस करता हूं, पहले एक बैकग्राउंड दे दूं आपको, पॉपुलेशन इशू का मुद्दा क्या है। तो इंडिया में दो और सारी वीमेन को कैटेगराइज किया जाए, एक वीमेन वो है जो बहुत पढ़ी लिखी है और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, किसी को भरोसा डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे जितनी भी कंट्री के वीमेन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट पढ़िएगा उसमें, तो उसमें ऐसे वीमेन का जो बर्थ रेट है ना आपका 1.7 है। ये पिछली बार था, अभी हो सकता है और कम हो गया, 1.6 आ गया हो। लेकिन जो वीमेन वो है जो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है और एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट भी है, तो इनका बर्थ रेट 4 के हिसाब से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से बर्थ रेट 3 के ऊपर था, 3.2 था जहां तक मुझे याद है। दूसरा का प्रॉब्लम क्या है, तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि रूरल वीमेन और अर्बन वीमेन, अभी जो जस्ट 20-25 दिन पहले एक आर्टिकल मैंने क्वेश्चन करवाया था, आप लोग लिखा होगा कि रूरल वीमेन का के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर अन एजुकेशन की इशू ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वहां पर। तो बिकॉज ऑफ दैट उनका ये सेम कंडीशन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का है आउटकम था, वो वहां पर अभी भी प्रिवेलिंग है। इसलिए रूरल वीमेन के लिए स्पेसिफिक काम करना चाहिए। प्लस जो हमारे बैकवर्ड स्टेट है, जो 7 जो बीमारू स्टेट है, वहां पर बर्थ रेट ज्यादा है। तो ये सारे, तो ये इश्यूज हैं। अब पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करें तो जितनी फैमिली प्लानिंग हो गई, अवेयरनेस हमारे तो बहुत पहले चलता था, अब नहीं चलता, राइट, उसको फोर्सफुल, राइट। और पॉपुलेशन कंट्रोल करना कम रहे, इसका फायदे क्या होंगे। और अब देखो ना, टीका लगाने का एक जो स्कीम है प्रधानमंत्री जी चलाते हैं, जो 3rd मंथ में टीका लगेगा, फिर 3-3 महीने में 3 बार, है ना। फिर आपका ये है कि जो जिनके 2 बच्चे रहेंगे उनको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, इंसेंटिव मिलेगा, राइट ना, जो 5,000 का नहीं है। तो ये जो जितने पॉलिसीज हैं जो पॉपुलेशन मीजर कंट्रोल का है इनडायरेक्टली, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पॉपुलेशन एजुकेशन की बात हो रही है ना। बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी तो समझेगी पॉपुलेशन हमको कितना करना चाहिए, कितना फैमिली प्लानिंग क्या होना चाहिए, राइट। तो इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब उसी में स्कीम लिखोगे और उसका मीनिंग लिखोगे पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। कुछ डेटा सब्सटेंशिएट कर दो, लैंग्वेज के हिसाब से सब्सटेंशिएट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ये आपका आंसर हो गया। टफ क्वेश्चन ना, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। पिछले सारे स्टेट में पॉपुलेशन लॉबी बना है, हालांकि बिल्कुल ऑल टुगेदर कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पर आपका सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा होगा कि सॉल्व कैसे हो सकता है। तो बेसिक डेटा दीजिए और फिर सोल्यूशन दिखाइए, गवर्नमेंट के स्टेप दिखाइए, और फिर एक सजेस्टिव एंड अपॉर्चुनिस्टिक, है ना, सजेस्टिव एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन कर दीजिए, आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? How does it affect global society? Has it been affecting Indian society also? क्रिप्टो करेंसी 5-6 बार मैंने क्वेश्चन करवा दिया आप लोग को, अभी 15 दिन 20 दिन पहले करवाया था। मॉक भी मैंने दोनों मॉक में 2 तरीके से करवाया था। एक मॉक में तो क्रिप्टो करेंसी का जो सिक्योरिटी इशू आएगा उस पर करवाया था, एक क्रिप्टो करेंसी मैंने इकोनॉमी में करवाया था, और एक आप लोग को अभी कुछ दिन पहले करवाया था, राइट ना। ये क्रिप्टो कैसे इंपैक्ट कर रही है? देखो, ये जो अभी आईटी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, इकोनॉमिक लेवल इनइक्वालिटी बढ़ाया गया। जो पढ़े लिखे हैं वो तो इसको काफी इंथुजियास्टिक है, प्लस इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है। हालांकि उसमें लेजर सिस्टम में तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, बट अदर माइट बी अदर साइबर क्राइम का इशूज हो सकते हैं, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग, गुड, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। ये जो आप लोग सभी लोगों ने अपने आंसर लिखा था इसका, तो ठीक है, जो कॉमन इशूज हैं इसके वही आप लिख रहे थे इसमें। हाँ, इंडियन सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है तो दिखाओगे, इकोनॉमिक लेवल इनइक्वालिटी दिखा सकते हो, सिक्योरिटी लेवल क्राइम दिखा सकते हो, ये 5-6 सब हेडिंग डाल दोगे, आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अभी गवर्नमेंट खुद ही जस्ट कुछ दिन पहले बोला था कि गवर्नमेंट कॉशन करना चाहती है, आरबीआई ने प्रपोजल डाला था, बट उसमें कॉशन के एक आर्टिकल जस्ट 6-10 दिन पहले आया था कि गवर्नमेंट शुड कॉशन टुवर्ड्स आरबीआई। अभी 10 मैंने आपको कुछ 1-2 जनवरी या 28-29 दिसंबर को इसी में क्वेश्चन करवाया था। हेलो, हाँ हाँ हाँ,
Sir, almost all the questions were completely from current affairs only, I think, because the current and cryptocurrency contemporary was, issues, yes, sir, current because contemporary. cryptocurrency was also in news because of the bill which was presented in the हाँ, अभी parliament. उसके वही ना गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि उसको एनालिसिस करने का, राइट? भाई This डेली Bhakti आंसर was से also, which I think it was given in Indian Express. अरे Bhakti द and हिंदू में Sufism के ऊपर जो पिछले आया 6 था। महीने में द हिंदू में 10 बार आ चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में 10 बार आ चुका है, 3-4 महीने क्वेश्चन करवा दिया, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना? मोस्ट क्वेश्चन आर फ्रॉम डेली आंसर, राइट? हाँ, मैं 2-3 बार करवाया पिछले 3 महीने में। Geography was totally from current topics only, sir. करंट एंड कंसेप्चुअल बोथ वी कैन से, जैसे मान लो कि जो आपका माउंटेन रेंजेस है उस पर करंट तो है नहीं, Volcanic also from current affairs. वोल्केनिक करंट था। Mount आपका वाटर Titana वाला का जो जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ, Italian चलो में, लास्ट उसका भी वाला आया। क्वेश्चन डिस्कस करते, लास्ट वाला। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यू, क्या बोल रहा है? ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज, इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। रिवाइवलिज्म। पहला बोल रहा है, दो एस्पेक्ट है, पहला है कि ट्रेडिशन को कैसे मेंटेन करता है, दूसरा का चेंजेस। लास्ट ईयर में आप लोगों ना, लास्ट ईयर का काफी बैच में एक क्वेश्चन करवाया था सोसाइटी का, डिस्पाइट, देखो अभी क्वेश्चन में रीड करता हूँ, यहाँ मैंने कहीं कर रहा, हाँ देखो एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो आप लोग। डिस्पाइट द बर्डन ऑफ कास्ट सिस्टम, लिंग्विस्टिक जिंगोइज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इनइक्वालिटी, सारे मैंने कंपोनेंट लिख दिया था। इकोनॉमिक चैलेंजेस, इंडिया कंटिन्यू टू सर्वाइव इट्स डेमोक्रेटिक नेशन। अब मैंने किसी क्वेश्चन में लिखा था कि इसका कल्चर कंटिन्यू रखा हुआ है, राइट ना? कल्चर हमारा कंटिन्यू रखा हुआ, सारे कम्युनिज्म भी है, इथनिज्म है, सारी बातें हैं, फिर भी कंटिन्यू है। तो इसका सबसे पहला फंडामेंटल, आप लोग अगर थोड़ा रिलीजियस बुक की तरफ जाओगे तो आपको ये दिखेगा, सर्वधर्म समभाव का प्रिंसिपल है जो अभी भी सभी लोग मानते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो, ठीक है ना? उसका इसेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, ठीक है ना? सेकंड आपका है कि टॉलरेंस हमारे इंडिया में बेटर है अदर कंट्री का, ये अलग बात है, अभी थोड़ा फालतू चीजें होने लगी है, बट फाइनली टॉलरेंस हमारे इंडिया में एक्सेप्टेड है, राइट ना? टॉलरेंस सिस्टम है, ठीक है ना? सेकंड, थर्ड आपका है अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बहुत है, गेस्ट के रेस्पेक्ट किया था। तो ये अगर आजादी से पहले की ये सब सारी बातें कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि जितने फॉरेनर भी आए, तमाम तरह के लोग आते गए, मुगल्स आए, सल्तनत आए, बाकी इससे पहले भी अटैक, हुन्स आए, है ना, कुशान्स आए, सबके अटैक होते गए, बट बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन ना आए और एसिमिलेट होते चले गए, और फाइनली सल्तनत और बिल्कुल कंप्लीट एक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल आया, एक रिलीजन आया, वो भी इसी में समा गया, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक और रीजन ये है कि जो क्लाइमेटिक जो चैलेंज हो सकता था कि दूसरे लोग आके, या फूड सिक्योरिटी की लड़ाई हो सकती थी, फूड सिक्योरिटी की वजह से इकोनॉमिक क्लैश हो सकते थे कि पैसे कम, ज्यादा लोग आ गए, एक घर में अगर दो लोग खाते पीते हैं, उसमें अचानक 20 लोग पहुंच गए या 4 लोग और पहुंच गए, तो बहुत दिनों तक मेहमान नवाजी नहीं हो पाएगी, लड़ाई हो जाएगा, राइट ना? तो हमारे रिसोर्सेज जो है, जो ज्योग्राफिक क्लाइमेट है, काफी नॉर्मल है, ना बहुत एक्सट्रीम है, ना बहुत, मतलब ना बहुत कोल्ड है, ना बहुत हॉट है, एक मॉडरेट क्लाइमेट है। एक वो भी रीजन है हमारे कल्चर को कंटिन्यू करने का और इम्बाइब एंड एसिमिलेट एंड इनरीच करने का, राइट ना? है ना? प्लस जो हमारे रिसोर्सेस हैं, चाहे वाटर रिसोर्स हो गया, चाहे फूड रिसोर्स हो गया, चाहे अदर रिसोर्स, वो भी इतना सफिशिएंट था कि सभी लोगों को कम नहीं पड़ा, राइट ना? हाँ, अब इन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस। अब जो ग्लोबलाइजेशन का, जो आप क्वेश्चन करते हो ना कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो वाला एंगल आपको 1.5 पेज के बाद दिखना था और बाद में कंक्लूड करना था। समझ, कॉन्टेक्स्ट समझ गए आप लोग ना? तो पेपर कैसा लगा? टफ था क्या पेपर? ये ऑलमोस्ट इसमें 18-19 क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट पिछले आप लोग 6-7 महीने में लिखे होंगे आप लोग, मैंने सारे क्वेश्चन कराए पिछले आपके, राइट ना? डेली आंसर राइटिंग में से क्वेश्चन मैं आप सभी लोग को बार बार, आपके जो पेड ग्रुप है, मैं क्या बोलता हूँ आप लोग को, यही बोलता हूँ ना कि माय डियर स्टूडेंट, डेली आंसर राइटिंग को आप लोग क्या करो, नोट बनाओ। अच्छा रोहित आप, ये रोहित ने आज मेरे सारे कल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में सारे वो रिकॉल करवाए थे, सर ये भी क्वेश्चन आया, उन्होंने सारे नोट्स स्क्रीनशॉट करके भेजते गए और फिर मैं डूडू के क्वेश्चन आप लोगों को बड़े वाले ग्रुप में शेयर करता गया। यस सर। इसलिए कि मैं बोला था कि डेट वाइज लिखो, उनकी फाइल बनी हुई है, इन्होंने सारी चीजें उसको पढ़ के वही क्वेश्चन रिपीट किया और देखा कि ये तो मेरे को बोले कि सर ये तो मेरे सारे क्वेश्चन ना लग रहा है यूपीएससी हमारा नोटबुक लेके गई थी, उसको देखते क्वेश्चन बनाइए। दोपहर को हमको ये बोल रहे थे रोहित, ठीक है, सही बात है, यही मेरे को आज बोल रहे थे कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नोट्स जो आपने लिखवाए क्वेश्चन, ये नोट यूपीएससी के हाथ लग गया था और उसी में से देख देख यूपीएससी क्वेश्चन बना रहे थे, बनाइए पेपर आपका। इवन के पेपर 3 सिक्योरिटी के सारे क्वेश्चन आए हमारे, है ना? सिक्योरिटी के, तो हाँ, इकोनॉमी का आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ के सब क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं आपके, क्या कहते हैं,
डेली आंसर, उसकी फाइल बनाइए और उसको बीच बीच में रिवाइज करते, जैसे आप इकोनॉमी रिवाइज करते हो, एथिक्स रिवाइज करते हो, और करते हो ना आप लोग, इसको भी रिवीजन रखिए। आपका आंसर इतना हाईली कंटेंट इनरिचमेंट इतना अच्छा होगा, आपके कॉन्टेक्चुअल जो रिलेवेंट जो कंटेम्पोररी डेटा एंड जो करंट डेटा आपके पास इतना ज्यादा रहेगा कि आपका, और बाकी स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के अलावा, कि आपको एक्स्ट्रा नंबर हर क्वेश्चन आधे नंबर 1 नंबर ज्यादा मिलेंगे, और दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। और सिमिलरली स्टैटिक पोर्शन, आप मेरे सारे क्वेश्चन को लिख के और एक बार बीच बीच में उसको देखते जाइए, 1-2 महीने बाद थोड़ा देख ली क्या लिखा था, क्या फीडबैक मिला था, प्रेजेंटेशन पे क्या फीडबैक मिला था, कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन में क्या फीडबैक मिला था, कंटेंट इंगेजमेंट क्या फीडबैक मिला था, और जो डेटा था उसको रिकॉल हो जाएगा आपका। आप देखो कैसे नहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है ना? तो आई थिंक दैट इज फाइन, ठीक है? यस सर। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को पेपर 2 का डिस्कशन चाहते हो तो कल बोलना 9:30 से, कल मैं लूंगा, अभी मुझे मैसेज कर देना, देन आई विल टेक टुमारो, ठीक है ना? ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।